हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्लास 12th का है, फिजिक्स में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में। जो पिछले सेशन में हमने बातें बताई थी उसी में जो है अब आगे हम उसी प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं। अब आज के सेशन में जो है लॉरेंज फोर्स के अबाउट और लॉरेंज फोर्स के साथ साथ जो है हम बायो-सेवर्ट लॉ, उसके एप्लीकेशंस, साथ ही साथ एम्पियर सर्किटल लॉ और उसके एप्लीकेशंस की बात करना चाहेंगे। और आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ये है कि फर्दर जो भी अगले हम सेशन लें उनमें आप अपडेटेड रहते रहें और सारी बातें जो है आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। लॉरेंज फोर्स, एक्चुअली लॉरेंज जो साइंटिस्ट हुए हैं उनके द्वारा ही दिया गया था। और बेसिकली हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि जब कोई मूविंग चार्ज है तो एक बात हम फिर आपको क्लियर कर दें कि जो स्टेशनरी चार्ज होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करता है, लेकिन एक कोई मूविंग चार्ज अगर है तो इट प्रोड्यूसेस बोथ फील्ड्स, यानी इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी बहुत ही प्रॉम्प्ट क्वेश्चन होता है, एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है 1 मार्क में, कि वो क्या है कि स्टेशनरी चार्ज कैसा फील्ड प्रोड्यूस करता है और एक मूविंग चार्ज कैसी फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए स्टेशनरी चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, लेकिन एक जो मूविंग चार्ज है वो दोनों ही फील्डों को प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि अभी हम पिछले सेशन में भी आपको बता चुके हैं कि ऑर्स्टेड से इस बात की शुरुआत हुई कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और इसका सीधा मतलब यही हो गया कि अगर कोई मूविंग चार्ज है तो करंट तो उसके साथ होगी ही होगी, साथ ही साथ उसके नियर अबाउट मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसी बात को अब ध्यान में रख के अगर आप आगे लिंक करें इस बात को, यानी लॉरेंज फोर्स के बारे में, तो आपको सारी बातें कंफर्म हो जाएंगी। यानी लॉरेंज ने बताया कि कोई अगर मूविंग चार्ज है, तो जैसे कि स्टेटमेंट है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू मूव्स इन अ रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट, देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, नेट फोर्स, दैट इज नोन एज लॉरेंज फोर्स। सीधा सीधा सेंस कहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस की गई होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस की गई होगी, इसका मतलब उस चार्ज पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लगेगा वो इन दोनों के सम के बराबर कहलाएगा। इसको लॉरेंज ने बताया था, तो इसलिए इसको लॉरेंज फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो लॉरेंज फोर्स को अगर हम एफ से डिनोट करें, कैपिटल एफ से, तो कैपिटल एफ इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम। सफिक्स में जो एफ ई है तो ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और एफ एम, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो नेट फोर्स होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। अब इसको थोड़ा और हम डेवलप करके इक्वेशन हम लोग समझ सकते हैं। देखें, एफ ई की जगह एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता था, क्यू ई, तो एफ की जगह क्यू ई कर दें। और एफ एम ये क्यू वी बी होता है, यानी क्यू वी और बी। तो ये अगर वैल्यूज डाल दें हम लोग तो नेट जो फोर्स एफ होगा वो निकल के आएगा। तो देखें, एक तो दिखाएगी यहाँ आगे इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई, तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई, तो एक वो आपको पॉइंट मिल गया। और मैग्नेटिक फोर्स एफ एम, अगर इसकी बात करें तो इट इज़ डिनोटेड बाई एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी। और चूंकि ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो क्यू वी और बी में भी अगर देखें तो क्यू तो एक स्केलर है, यानी चार्ज है, एक डिजिट है, लेकिन वी और बी जो है वो दोनों ही वेक्टर है यहाँ पे, और उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होल्ड करता है। क्रॉस प्रोडक्ट की आप सारी थीम जानते ही आ रहे हैं कि अगर हम ए क्रॉस बी को कहते हैं तो ए बी साइन थीटा में ले जाते हैं, और उसका थीम तो ये था जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है। अगर वी और बी को अगर हम डिनोट कर लें स्मॉल वी और स्मॉल बी से, और उनके बीच का एंगल अगर थीटा ले लेते हैं, तो देखें ये सिचुएशन बनती है कि वी और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो वो जो एफ एम जो दिखाया गया उसके थ्रू डिफाइन हो जाएगा। और ये राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ये बातें लागू होती हैं, यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर का वो राइट हैंड थंब
रूल के थ्रू डिसाइड किया जाता है। यानी अगर अप्रोच क्या मानी जाए, वी एंटी क्लॉकवाइज चलता हुआ बी की तरफ आए, ठीक है, तो जान लें कि फोर्स अपवर्ड होगा, फोर्स ऊपर को दिखाया गया थंब की डायरेक्शन में। और यहीं पे जैसा कि हमने भी पेंसिल एरो यहाँ दिखाया हुआ है आपको, यानी एंटी क्लॉक ये वर्जन है। यहाँ पे कोई उल्टा सोचे कि मान लो कि ये क्लॉकवाइज होता, तो यही जो एफएम की डायरेक्शन अपवर्ड दिखाई है, तो ये डाउनवर्ड दिखानी पड़ जाती। यानी हम कह देते कि ये 360 डिग्री से रिवर्ट कर गया, क्योंकि ए क्रॉस बी में ए बी साइन थीटा, और अगर हमने एंटी क्लॉक की जगह क्लॉक कर लिया तो ए बी साइन 360 माइनस थीटा कहना पड़ेगा। और आप सभी जानते हैं कि 360 डिग्री माइनस थीटा जो है साइन में अगर देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है, तो साइन माइनस थीटा में चला जाएगा, वो कि माइनस का थीटा बना देगा, इसका मतलब नेचर निगेटिव हो जाएगा। तो खैर आप समझ रहे हैं कि एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी है, तो वी और बी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है। देन द नेट फोर्स इज, तो नेट फोर्स की अगर बात करें तो हम देखें तो एफ एम आपके पास क्यू वी बी साइन थीटा है, चाहे तो कह लेते क्यू और वी क्रॉस बी कह लेते। तो नेट फोर्स दोनों को मिला दें, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वाला, ये फाइनल इक्वेशन आपके पास आ गई, एफ इज इक्वल टू क्यू वी प्लस क्यू कॉमन लेके वी क्रॉस बी। अब अगर हम जब भी वी क्रॉस बी को अगर ओपन करें तो वी बी साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, वो अब जब भी हम चाहें तो ओपन कर सकते हैं, नहीं तो फाइनली हम इस तरीके से लिखे रखें, एफ इज इक्वल टू क्यू और विद इन ब्रैकेट वेक्टर ई प्लस वी क्रॉस बी के बीच में भी हम वेक्टर लगा के छोड़ेंगे, ठीक है। अब फिर स्पेशल केसेस की हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि स्पेशल केसेस में ये कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड वाला जो हमारे पास फार्मूला था एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी, तो इसमें देखें अगर कोई चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी हो, यानी वी की जगह जीरो अगर ले लें, तो एफ एम भी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी स्टेशनरी चार्ज पे कोई मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कोई फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर वी को जीरो कर दिया तो एफ एम भी जीरो हो गया। तो वो जो अभी इस आर्टिकल को पढ़ाने से पहले हमने आपसे बात करी थी कि एक स्टेशनरी चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करता है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही हो सकता है। तो इसको हम आसानी से इस फार्मूले से देख भी पा रहे हैं कि स्टेशनरी का मतलब है अगर हम वी की जगह जीरो कर दें तो हमें एफ एम नहीं मिल रहा है, यानी जीरो मिल रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि स्टेशनरी चार्ज पे कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगी और उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं लगेगा, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ही क्रिएट होगी और इलेक्ट्रिक फोर्स ही लगेगा, यानी जो कोलम्बियन फोर्स के रूप में हम लोग पहचान पाते हैं। तो स्पेशल केसेस में हम लोग इन्हीं बातों की थोड़ी स्टडी करते हैं। चार्ज क्यू इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर यानी ये चार्ज पैरेलल है या एंटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, तो थीटा या तो जीरो लेंगे या थीटा 180 लेंगे। लेकिन ये हम दोनों ही दशाओं में हम लोग जान रहे हैं कि थीटा चाहे जीरो हो या 180 हो, साइन थीटा लेना है, तो साइन जीरो पे भी जीरो है, 180 पे भी जीरो है। इसका अलावा एफ एम जो है वो जीरो हो गया, क्योंकि एफ एम की वैल्यू क्या थी, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, जहाँ पे थीटा कीजिए जीरो करा तो साइन जीरो पे भी जीरो था और 180 किया। यानी तो अगर कोई चार्ज जो है वो पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल अगर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो दोनों ही दशाओं में उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा, यानी नो फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इफ इट इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। एंड द सेकेंड पॉइंट इज, अगर हम जैसा कह रहे थे कि चार्ज क्यू मूव्स एट राइट एंगल, तो इस पर मैक्सिमम फोर्स लगने वाला है, क्योंकि थीटा 90 पे कॉस साइन 90 पे जाएंगे तो 1 होगा और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती भी है। तो इस दशा में क्या कहेंगे, जो फोर्स लग रहा होगा वो मैक्सिमम लग रहा होगा, यानी कोई अगर चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलरली अगर इंटर करता है तो कहेंगे कि उस पर उस समय सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा, जो कि एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी से दिया जाएगा। आफ्टर दैट हम ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से रोटेट कर ले, 270 पे देख सकते हैं, तो साइन 270 पे -1 देता है, यानी -1, तो उस हिसाब से एफ एम इज इक्वल टू माइनस क्यू वी बी, यानी मैक्सिमम तो होगा बट नेचर में निगेशन दे जाएगा, ठीक है ऐसा। और चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, ये अभी हम शुरुआत में ही बता रहे थे कि अगर मोशन में नहीं है, रेस्ट में है, तो वी की जगह जीरो करेंगे तो एफ एम जीरो हो जाएगा, इसका मतलब उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, ठीक है ऐसा। अब डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो आसानी से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग बी की जगह, और इसका यूनिट भी ले सकते हैं, बी इक्वल टू एफ एम अपॉन क्यू वी बी साइन थीटा ले सकते हैं। अगर क्यू 1 कर लें
वी को 1 कर लें, थीटा 90 डिग्री कर लें, तो बी इज इक्वल टू एफ एम हो जाएगा। तो इसको आप कोट करके डिफाइन कर सकते हैं कि अगर क्या डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी भी पॉइंट पे अगर देखी जाए बी, तो किसके बराबर हो जाएगी, एफ एम, यानी लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स के बराबर। अगर क्या हो, अगर चार्ज यूनिट नेचर का हो यानी 1 कूलॉम का हो, और वो यूनिट वेलोसिटी यानी 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा हो, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली इंटर करे। यानी इनडायरेक्टली बोले तो क्या कहेंगे कि अगर कोई ऐसा चार्ज जो यूनिट वैल्यू का है, यूनिट वेलोसिटी से आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली इंटर कर रहा है, तो ऐसी दशा में जितनी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी यानी बी, वो उतना ही उस पर लगने वाला चार्ज एफ एम कहलाएगा। तो इसको आप आसानी से अपने लैंग्वेज में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो फिर बात आती मैग्नेटिक फील्ड का, जब हम फार्मूला देख पाए हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट भी कुछ होनी चाहिए। तो यूनिट आसानी से आप इसी फार्मूले में निकाल सकते हैं, बी इज इक्वल टू एफ एम अपॉन क्यू वी बी, क्यू वी साइन थीटा है, तो एफ एम ये फोर्स हो गया न्यूटन में, और क्यू वी साइन थीटा में क्यू कूलॉम हो गया, वी वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में, और साइन थीटा यानी थीटा को हम लोग यूनिट में लेंगे नहीं, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट चाहिए, चार्ज का यूनिट चाहिए, और वेलोसिटी का यूनिट चाहिए। इस हिसाब से ये टेस्ला बनेगा इसका शार्ट में, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन अगर कहें तो एम एल मिलेगा ही नहीं, तो एल पे 0 लगा दें, तो एम एल पावर 0 टी पावर -2 और ए इनवर्स, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। और बी की यूनिट क्या बोला, टेस्ला, ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर करके हो जाएगी, जो कि टेस्ला के बराबर हो जाएगी। उसके बाद जो है हम लोग अब बात कर रहे हैं ये बायो-सेवर्ट लॉ की, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 के फॉर्म में है अपने सामने, कि स्टेट एंड एक्सप्लेन बायो-सेवर्ट लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। स्टेट एंड एक्सप्लेन बायो-सेवर्ट लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, यानी कोई करंट एलिमेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। और ये संबंधित बातें बताई किसने थी, बायो-सेवर्ट ने। तो तभी ये पूरा स्टेटमेंट ऐसे आ गया कि यानी बायो-सेवर्ट लॉ को आप एक्सप्लेन करें, ठीक है, और किसके लिए, फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्टेन करंट एलिमेंट, यानी कोई करंट एलिमेंट है, ठीक है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही होगी, तो उसके संबंधित लॉ को आपको बताना है, जो कि बायो-सेवर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। बायो-सेवर्ट क्या, एक्चुअली लैप्लास ने इंट्रोड्यूस किया था, और इसमें फर्दर जो है मॉडिफिकेशंस करके और कुछ और इम्प्रूव करके बातों को एडअप करके बायो और सेवर्ट का अपना योगदान रहा, तो उन्होंने इसको फाइनली जो इंट्रोड्यूस किया था। तो बायो-सेवर्ट लॉ के नाम से ये कॉन्सेप्ट उनका था, और इस पे वर्क इन लोगों का था। बायोट और सेवर्ट दो नाम है यहाँ पे, तो कि बायो-सेवर्ट मिला के हम लोग बोलते हैं। तो किसके लिए लागू है, देखें, पहली बात तो ये लागू है करंट एलिमेंट। अब करंट एलिमेंट की हम लोग बात कर लें, जैसे कोई वायर अगर हम कंसीडर करें, जैसे कि यहीं सामने देख रहे हैं, ये कर्व के टाइप में एक वायर एक हल्का सा दिखा दिया गया, एक्स वाई इज अ वायर। इस पूरे वायर में कुछ एक छोटा सा अगर सेगमेंट हम ले लें, छोटा सा पार्ट अगर एक ले लें, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, देखें, डीएल जैसा दिखाया गया जो हिस्सा, तो डीएल को हम जो है क्या बोल देंगे, करंट एलिमेंट बोल देंगे। क्या बोलने वाले हैं, करंट एलिमेंट। तो ठीक है, ये करंट एलिमेंट कहलाएगा। एक्चुअली डीएल को भी हम लोग करंट एलिमेंट भी ना कहें, पहले तो हमें इसको एक लेंथ एलिमेंट कह लें, यानी लेंथ का एक एलिमेंट है डीएल। डीएल क्या है, एक लेंथ एलिमेंट है, यानी उस पूरी लेंथ एक्स वाई का एक हिस्सा है, तो डीएल इज अ लेंथ एलिमेंट। अब इस वायर में अगर करंट पास हो रही है, जैसे कि आई करंट दिखाई गई, तो आई करंट इस पूरे वायर पे है होके जा रही है, तो अगर हम डीएल के साथ में आई को और बढ़ा दें, यानी आई डीएल, आईडीएल की बात नहीं कर रहे हैं, आई डीएल यानी आई इंटू डीएल, तो आई इंटू डीएल मिला के ये पूरा जो है आई और डीएल मिला के ये क्या कहलाएगा, ये करंट एलिमेंट कहलाएगा। सिर्फ डीएल को बोले तो लेंथ एलिमेंट, और आई के साथ में डीएल को मिला के बोले तो हमें हमेशा बोलना चाहिए करंट एलिमेंट, ठीक है, करंट एलिमेंट आई इंटू डीएल मिला के करंट एलिमेंट कहलाता है। तो अब बायो-सेवर्ट लॉ में जरा जाते हैं हम लोग, देखते हैं कि मान लो कि ये पूरा वायर एक्स वाई का, एक्स और ये वाई लिखा है ऊपर, एक्स वाई का एक छोटा हिस्सा हमने डीएल ले लिया, और इस हिस्से की वजह से
यानी करंट कैरिंग वायर तो यह ही है, तो इस हिस्से की वजह से किसी पॉइंट पी पे, इधर कंसीडर किया पॉइंट पी, तो किसी पॉइंट पी पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। और ये पॉइंट पी जो है वो उस लेंथ एलिमेंट डीएल से कितनी दूरी पे, स्मॉल आर दूरी पे है, और कितना एंगल बनाते हुए वो पॉइंट पी है, तो कहेंगे इस लेंथ एलिमेंट डीएल से जो है वो थीटा एंगल पे पॉइंट पी सिचुएटेड है। अब पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, चूंकि पूरे वायर की वजह से देखते तो कैपिटल बी बोलते, लेकिन वायर के छोटे हिस्से की वजह से देख रहे हैं, डीएल की वजह से, तो यहाँ स्मॉल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी हमको कहनी पड़ेगी पी पे। कैपिटल बी नहीं बोलेंगे बल्कि डी बी, यानी डी बी फॉर द स्मॉल वैल्यू ऑफ द लेंथ एलिमेंट, यानी छोटे हिस्से की वजह से छोटी वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की दर्शाई गई है, वो डी बी से लिखी गई। अब यहाँ एक पॉइंट और देख रहे होंगे आप कि डीबी के साथ साथ जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन यहाँ दिखाया गया है वो कट्टम से दिखाया गया। कट्टम का मतलब है कि क्रॉस जैसा। देखो क्रॉस वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डाउनवर्ड की कहलाती है, यानी यहाँ पे सिंबल एक फिक्स है कि अगर सर्किल के बीच में डॉट दिखा दे तो कहते हैं अपवर्ड की फील्ड होगी, और सर्किल के बीच में अगर क्रॉस दिखा दें कट जैसा ये क्रॉस, तो कहते हैं वहाँ पे डाउनवर्ड की फील्ड होगी। तो ये फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड की होगी या डाउनवर्ड की होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें निकालनी है। तो पिछले सेशन में हम आपको बता चुके हैं, शुरुआत ही हमने उसी से की थी, स्नो लॉ, जिसमें पाम रूल नंबर 1 बताया था, मैक्सवेल स्क्रू रूल बताया था, राइट हैंड थंब रूल बताया था। आप इनमें से किसी की भी मदद से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप यानी डायरेक्शन आप बता सकते हैं कि वो किधर की होगी, यानी अपवर्ड की होगी या डाउनवर्ड की होगी। ठीक है, यहाँ पे आप पाम रूल नंबर 1 से आसानी से कह सकते हैं। हमने आपको बताया था कि थंब को जो है करंट की डायरेक्शन में रख लें, राइट हैंड के पाम की सिचुएशन देख लें, यानी थंब को अगर करंट की डायरेक्शन में रखते हैं और फिंगर को उस पॉइंट पी की तरफ रखें तो हमारी पाम जो है वो डाउनवर्ड हो जाएगी, इधर हाथ में रेखाएं हैं वो नीचे की तरफ को हो जाएगी, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड की होगी। तो इसको आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं। चाहे आप राइट हैंड थंब रूल लगा के भी इस चीज़ पे जा सकते हैं, पाम रूल से आसानी से वैसे आप समझ पाएंगे। तो फिर अब बायो-सेवर्ट लॉ को हमें एक्सप्लेन करना है, तो बायो-सेवर्ट लॉ में हमें कहना पड़ेगा कि बाय द एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये चीज़ें जो है आउटकम्स निकाले, यानी ये रिजल्ट्स निकाले एक्सपेरिमेंट के दौरान कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी डीबी, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द एलिमेंट, यानी वो जो लेंथ एलिमेंट है उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है उसके मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट में पाया कि अगर करंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ज़्यादा मिला, करंट की वैल्यू कम रख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम मिला। इसका मतलब डीबी इज प्रोपोर्शनल टू आई रहेगा, आई करंट थी। फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने ऑब्जर्वेशन में पाया कि डीबी इज प्रोपोर्शनल टू डीएल, यानी लेंथ एलिमेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एलिमेंट ऑफ द करंट एलिमेंट। ठीक है, तो डीबी इज प्रोपोर्शनल टू डीएल, यानी लेंथ एलिमेंट ज़्यादा ले लें तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, लेंथ एलिमेंट छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम। और अगला पाया कि डीबी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी एंगल की साइन पे डिपेंड करता है। अगर एंगल ज़्यादा बढ़ाते जाए तो साइन थीटा की वैल्यू भी हम सभी जानते हैं 0 से 90 तक ये एसेंड करती है, यानी इंक्रीज करती है। इट मीन्स डीबी की वैल्यू भी बढ़ेगी। और जो डिस्टेंस थी देखें इस पॉइंट पी से उस लेंथ एलिमेंट डीएल तक की जो डिस्टेंस है स्मॉल आर, तो इसके इन्वर्सली पाया गया, यानी स्क्वायर पे। तो डीबी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दूरी के साथ साथ डिक्रीज होती है, ये आप जनरली वैसे भी जानते हैं। तो यहाँ पे क्या रिलेशन है, डीबी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो अगर यही जो आउटकम्स मिले हैं इन्हीं रिजल्ट्स को कंबाइन कर दें, यानी डीबी इज प्रोपोर्शनल टू आई, डीबी इज प्रोपोर्शनल टू डीएल, डीबी इज प्रोपोर्शनल टू sin theta and dB is proportional to 1/r². If we combine these results, then we get the result as dB is proportional to I dl sin theta upon r². प्रोपोर्शनलिटी हटा के यहाँ कांस्टेंट लिखना पड़ता है, जो कि लिखा जाता है μ0/4π। μ0/4π एक फिक्स कांस्टेंट है यहाँ का, जिसकी वैल्यू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर ऑब्लिक एम्पियर के बराबर होती है। टेस्ला मीटर ऑब्लिक
एम्पियर के बराबर 10⁻⁷ होती है। और म्यू नॉट जो है, जैसे एप्सिलॉन नॉट को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट वो परमिटिविटी थी, ये परमेबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये मैग्नेटिज्म में स्टडी करते हैं किसको? म्यू नॉट को। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁷ है। अगर सिर्फ म्यू नॉट को कहें तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा। और यूनिट क्या है? टेस्ला मीटर ऑब्लिक एम्पियर। आसानी से आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट तक पहुंच सकते हैं। यहाँ देख लें, अगर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को एक साइड रख लें तो डीबी के साथ में R² रहेगा और आई और डीएल नीचे जाएंगे। साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं लिखना है। तो डीबी यानी मैग्नेटिक फील्ड है, वो टेस्ला में कह सकते हैं। R² ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो गया, और लेकिन आई और डीएल नीचे जाएंगे तो आई यानी एम्पियर में नीचे रहेगा और डीएल यानी लेंथ है, फिर वो मीटर। तो ऊपर मीटर स्क्वायर हुआ था डीबी के साथ में, और एक नीचे मीटर हो जाएगा, तो एक एक मीटर कट जाएगा, एक बचेगा, यानी टेस्ला मीटर ऑब्लिक एम्पियर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ओके, फिर इस तरीके से जो है अब आप बायो-सेवर्ट लॉ तक अगर आप समझ चुके हैं, तो अब हम अगले सेशन में जो है हम बायो-सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन से रिलेटेड बातें करेंगे हम आप लोगों से, जिसमें बेसिकली क्या रहेगी कि किसी करंट कैरिंग जो लूप है उसकी वजह से उसके एक्सिस पे कोई पॉइंट लिया जाए, उस पॉइंट लिए गए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, इसके बारे में हमें देखना होगा। साथ ही साथ एक एप्लीकेशन इसकी ये देखेंगे कि अगर वो सर्कुलर लूप जो था उसके एक्सिस पे ना पॉइंट लेके उसके सेंटर पे ही पॉइंट ले लेते तो फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या बनती। तो ये दोनों इसके एप्लीकेशंस रहेंगे किसके? बायो-सेवर्ट लॉ के। तो बायो-सेवर्ट लॉ खुद और उसकी ये दोनों एप्लीकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्योंकि इतने ही पोर्शन में से बोर्ड कुछ ना कुछ पूछ जरूर लेता है। फर्दर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था और उसके एप्लीकेशंस की। थोड़ा इंट्रोड्यूस हम आपको करा दें। हालांकि एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो उसका रोल मैग्नेटिज्म में ठीक वैसा ही है जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ को देखा था, यानी गॉस थ्योरम देखा था। जो रोल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ प्ले करता है, ठीक वैसा ही रोल मैग्नेटिज्म में जो है वो एम्पियर सर्किटल लॉ अपना होल्ड करे हुए है, यानी वो रोल यहाँ पे प्ले करता है। वहाँ हम लोग गॉसियन सरफेस से कंसीडर करते थे, यानी जो चार्ज को इनक्लोज करे ऐसी सरफेस गॉसियन सरफेस कहलाती थी। अगर कोई चार्ज गॉसियन सरफेस में इनक्लोज नहीं हो रहा है तो वहाँ कहते थे कि जो है वो फ्लक्स क्रिएट नहीं होगा और फ्लक्स जीरो होगा उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे भी हमको एम्पीरियन लूप मानना पड़ेगा। तो एम्पीरियन लूप जो है अगर वो अपने अंदर जो है करंट या चार्ज की वैल्यू को अगर यानी कंटेन करेगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ डेवलप नहीं होगा। तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ रहेगा। और उसी के साथ साथ जो है हम उसके एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। तब हम वो एप्लीकेशंस में जो है वो सोलोनाइड क्या है उसका मैग्नेटिक फील्ड, टोराइड क्या है उसका मैग्नेटिक फील्ड, उनकी स्टडीज़ करेंगे। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। और सोलोनाइड से आप वर्ड से परिचित है, एक सिलेंड्रिकल जो कॉइल की बनाई गई हो कार्डबोर्ड पे जो है राउंड अप दे के वायर को, और उसमें अगर करंट पास करते हैं तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर अपना दिखाती है। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं सिलेंड्रिकल ट्यूब टाइप की, जिसमें इंसुलेटिंग वायर लपेट के कॉइल तैयार की गई, तो ये जो है मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाती है। और तो इसमें नॉर्थ और साउथ पोल भी कहलाएंगे। अगर जो सप्लाई कर रहे थे सेल वगैरह से दे रहे थे, अगर सेल का प्लस और माइनस एक्सचेंज कर दें आपस में तो नॉर्थ और साउथ भी इसका रिवर्स हो जाएंगे, यानी जो नॉर्थ था वो साउथ और जो साउथ था वो नॉर्थ, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। तो एन फॉर निगेटिव वैसे ध्यान रखें, यानी जिधर में सेल का निगेटिव लगाएंगे उधर नॉर्थ पोल कहलाएगा सोलोनाइड में, और जिधर सेल का पॉजिटिव लगाते हैं उधर साउथ पोल होता है। एन फॉर निगेटिव याद रखने से ये क्लियर रहेगा। और अगर पोलैरिटी चेंज करते हैं तो नॉर्थ और साउथ रिवर्ट कर जाएगा, यानी जिधर नॉर्थ था उधर साउथ हो जाएगा, जिधर साउथ था उधर नॉर्थ हो जाएगा। क्योंकि सेल का प्लस अगर हमने लेफ्ट से राइट कर दिया और सेल का माइनस अगर राइट से लेफ्ट कर दिया
तो सीधा सा मतलब है जिधर माइनस लगा उधर रहेगा तो नॉर्थ ही, तो आप ये आसानी से समझ सकते हैं। और जो टोराइड है वो क्या है, एक नया वर्ड आप सुन रहे होंगे। टोराइड भी एक्चुअली जो है तो सोलोनाइड ही, लेकिन वो बिल्कुल आप राउंड अप यानी सर्कुलर समझें, जिसका कोई एक एंड नहीं है, यानी कहाँ से शुरू हुई कहाँ पे एंड हुई ये उसमें कुछ डिसाइडेड नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि सर्कुलर सोलोनाइड कैन बी कंसीडर्ड एज टोराइड। सर्कुलर जो सोलोनाइड है उसको हम टोराइड कह सकते हैं, या कोई ऐसे भी कह सकता है एंडलेस सोलोनाइड इज नोन एज टोराइड, यानी ऐसी सोलोनाइड जो एंडलेस है जिसका कोई एंड है ही नहीं, क्योंकि सर्कुलर है तो एंड है ही नहीं। तो ऐसी सोलोनाइड जो एंडलेस हो उसको हम टोराइड कह देते हैं। और इसके जो पोल होते हैं वो स्पेसिफाइड नहीं होते, यानी यूनिफाई नहीं कह सकते हैं कि पर्टिकुलरली यहाँ पे ये नॉर्थ है यहाँ पे साउथ है, क्योंकि राउंड अप जो रीजन है उसमें ये पर्टिकुलरली डिसाइड नहीं किया जा सकता। तो ऐसी टोराइड के लिए भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूले के बारे में अगले सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में जुड़े रहें ताकि आप हमेशा अपडेटेड होते रह सके। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।